जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से सिचुएशंस फॉरेन पॉलिसी लगातार चल रही है, एक बहुत ही दुखद खबर भारत के लिए आई। और भारत के लिए दुखद खबर तो खैर क्या, एक अजीब तरीके की भारत के लिए एक सिचुएशन क्रिएट हो गई और उस सिचुएशन के अंदर भारत को वो करना पड़ रहा, एक दबाव में आते हुए दिखाई दे रहा है। मामला क्या है? मामला बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन लेडी हैं नुपुर शर्मा, उनका कोई एक स्टेटमेंट है प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर। उसके बाद नवीन जो जिंदल हैं उनका एक स्टेटमेंट जो है वो खुले तौर पर उन्होंने कुछ ट्वीट्स वगैरह किए प्रॉफेट मोहम्मद या इस्लाम के खिलाफ। अब ऐसे में सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है और पूरे का पूरा ऐसे लगा जैसे इस्लामिक दुनिया, भाई विपक्ष तो है ही, मुस्लिम जो हैं वो भी सब अपोज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस्लामिक दुनिया जो है वो भी भारत के ऊपर जिसे कहते हैं कि चढ़ दौड़ी है। और हमारे एनवॉयज को कतर से लेकर यूएई वगैरह के अंदर बुलाया गया और जिस तरीके से न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के अंदर खुलकर पहले पेज पर है, आउटरीच इन गल्फ ओवर बीजेपी लीडर्स हेट रिमार्क्स पार्टी एक्ट्स अगेंस्ट देम। ठीक है, कतर, कुवैत, ईरान, इवन सऊदी अरेबिया भी समन्स एनवॉय इंडिया सेज रिमार्क ऑन फ्रिंज एलिमेंट्स। अब ये जो स्टेटमेंट है इंडिया का या जो भी है, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं जा रहा। मैं इससे एक अलग लेवल पर डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा कि असलियत में इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर ये जो इस्लामिक फैक्टर है इसका कितना बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए फ्रॉम डे वन बना रहता है और विदेश में बैठे गल्फ कंट्रीज और दूसरे लोग जो हैं वो इसका किस तरीके से फायदा उठाते हैं। और एक बात जो कि किस तरीके से है ना वो सही ना गलत है, लेकिन वही वाली बात है कि मैं कहूं तो मेरा तो सम्मान है, तू कहेगा तो अपमान है। ये वाली सिचुएशन जब आ रही हो तो इसका हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट के दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ये मेरी वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए NCERT का कंसेप्टर बैच, बहुत NCERT के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन बेसिक कंसेप्ट्स के बिना यूपीएससी का PT का P भी आपको समझ में आने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। अब ऐसी सिचुएशन में हमने यहाँ क्या किया है, NCERT का कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपीज पर मंथ आपकी इसे फीस रहेगी। बहुत बेसिक अमाउंट है, जो आप अगर ज्वाइन करें या आपके जानकार ज्वाइन करें तो एक बार कम से कम वो समझ सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे होगी या शुरू कैसे की जाएगी। दूसरा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप PT की तैयारी कर चुके हैं और आपको मेंस की तैयारी करनी है तो भारी भरकम लाखों रुपए फीस देने की जगह छोटे छोटे मॉड्यूल्स हमने स्टार्ट किए हैं, उन मॉड्यूल्स को आप आइए, वो मॉड्यूल अगर आपका कमजोर है तो उसे आप प्रिपेयर कीजिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पर मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया है 5000 रुपीज के अंदर। 21 जून से ये बैच शुरू होगा और इसकी जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत मिनिमम है। 500 रुपीज 5000 रुपीज फीस रखी है, 50% का कंसेशन है। अगर आप ये कोड मॉडर्न 50 डाल देते हैं, इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर हमारी ऐप स्टडी टेबल IAS PCS जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसे डाउनलोड कीजिए, तो आपको काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी। तीसरा, अगर आप अगले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसका एक पेपर 3 है, CUET जनरल एबिलिटी टेस्ट। उसमें लगभग सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसकी तैयारी और डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स है उसकी तैयारी शुरू करवा दी गई है। अभी हिस्ट्री का बैच शुरू हो चुका है, तो हिस्ट्री के बैच के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के फॉर्म में हिस्ट्री का बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस बैच में आकर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी फीस भी ज्यादा नहीं है, 500 रुपीज पर मंथ है फिलहाल, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक अमाउंट इसलिए रखा है ताकि कोई भी स्टूडेंट अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से रुक ना जाए, मतलब उसको परेशानी ना हो, वो किसी भी अच्छे कॉलेज में कम से कम एडमिशन ले सके और वो फीस की वजह से ना रुके। तो दोस्तों बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हमारे बैचेस
बैचेस चालू हो रखे हैं। जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे इस कोर्सेज से जुड़िए। दोस्तों अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है इस्लाम। देखिए, असलियत में अगर हम इंडियन सर्कमस्टेंसेस को समझने की कोशिश करें तो इस्लाम इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन है। देखिए, सबसे पहले मैं अपना पक्ष क्लियर कर दूं, मैं दुनिया के किसी भी उस इंसान का समर्थन नहीं कर सकता जो दुनिया के किसी भी धर्म को विरोध करता है, किसी भी धर्म को नकारता है, अपोज करता है। मैं उस किसी भी इंसान या धर्म का सपोर्ट नहीं कर सकता जो दूसरे को हीन भावना की नजर से देखता है, और मैं किसी भी उस इंसान का सपोर्ट नहीं कर सकता जो किसी भी दूसरे धर्म को गाली बकता है। क्योंकि मेरा इस मामले में स्पष्ट मानना है कि जब आप किसी दूसरे को नकारते हैं तो सामने वाले को उतना ही अधिकार दे देते हैं कि सामने वाला भी नकारे, और आप नृशंस दैत्य बन जाते हैं जब आप अपने बात को सही करने के लिए तलवार या किसी बंदूक का सहारा लेते हैं और जबरदस्ती सामने वाले को पीट पीट कर ये कहते हैं कि या तो तू मेरी बात को मान, मेरे विश्वास को मान, वरना तेरी गर्दन उतार दी जाएगी। मैं उस चीज का हमेशा विरोध करूंगा। मैं उस चीज का भी विरोध करूंगा जब किसी दूसरे के विश्वास को, चाहे वो मूर्ति पूजा है या नहीं है, आप उसे अपोज करें किसी भी मामले में, किसी भी सिद्धांत में। ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं हो सकता जो किसी इंसान के विश्वास को या विश्वास का अपमान करे। तो ऐसे में भाई सीधी सी बात यही है। लेकिन मैं उस इंसान को भी अपोज करूंगा जो मतलब किसी भी धर्म का अपमान कर रहा है। मैं यहाँ नुपुर शर्मा का जो है अपोज करता हूं, और साथ में हर उस मुल्ला मौलवी मौलाना का अपोज करता हूं जो शिवलिंग के ऊपर मजाक बना रहा है, योनि पूजा को सेक्सुअल ऑर्गन से जोड़ रहा है, हमारे विश्वास का अपमान कर रहा है। हर उस मौलाना मौलवी के खिलाफ वही पनिशमेंट होनी चाहिए जो आज के दिन नुपुर शर्मा के लिए मांगी जा रही है। मैं नुपुर शर्मा को मिलने वाली हर उस पनिशमेंट का सपोर्ट करूंगा जो कानून और संविधान के अनुसार तय की जाए, लेकिन मैं वही पनिशमेंट की मांग हर उस मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, काजी या जो भी इस्लामिक स्कॉलर टीवी पर बैठ के हमारे हिंदू धर्म के विश्वास का अपमान करता है, उसको भी नाप तोलकर वैसी ही बराबर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक इंसान के लिए तो तुमने सारे जो है सजाएं स्वीकार करवा दी उसको किसी भी तरीके से, और दूसरे वैसा ही एक अपमान जब कोई मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, काजी करे तो उसको कहीं ना कहीं उसके इस्लाम का हिस्सा मान लिया जाए। मैं खुले तौर पर नुपुर शर्मा की निंदा करता हूं, लेकिन मैं इनके बराबर का गुनहगार हर उस मुसलमान को मानता हूं जो ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग को फवारा कह रहे हैं या लिंग और योनि को बहुत ही गलत तरीके से प्रचारित करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और ओवैसी जैसे हरामियों का अपमान करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा जिन लोगों ने हमारा मतलब उनके बारे में मेरे विचार अच्छे नहीं हैं, और उनको भी वही सजा मिले जिन्होंने मेरे देवी देवताओं का अपमान किया। अब आ जाते हैं न्यूट्रल फॉर्म में उस चीज पर। मेरा अपना ओपिनियन यही है, सजा मिलनी चाहिए सबको, किसी एक को नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तूने अगर मेरे आराध्य को बोल दिया तो तूने तो अपमान कर दिया और तेरे को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और मैंने जो अपमान किया वो मेरा अपना सम्मान है, मेरे धर्म के अंदर उसमें हमें सम्मान दिया गया है और हम वैसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे धर्म में बोला गया है। अगर आप किसी एक मूर्ति को तोड़ते हैं तो आपको भी एग्जैक्टली वही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर आप मूर्ति का अपमान करते हैं तो आपको भी वही पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो आप किसी उस इंसान के लिए मांगते हैं जिसने रसूल का अपमान किया या जिसने प्रोफेट मोहम्मद का अपमान किया या कुरान का अपमान किया। बिल्कुल वही सजा, उसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि टॉपिक में ये है कि इस्लाम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कैसे डोमिनेट करता है और किस तरीके से इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा बच कर चलना पड़ता है बहुत से मामलों में, और खासकर ऐसे मामलों में जैसा नुपुर शर्मा से लेकर
को लेकर हुआ, या फिर ऐसे मामलों में जहां मामला भले ही कोर्ट में है लेकिन दुनिया के देश कहीं ना कहीं उस मामले में नजरें गड़ाए बैठे हैं और इस्लाम के नाम पर भारत को अपना तेल बेचना चाहते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इंडिया दुनिया के गिने चुने ऐसे देशों के अंदर है जहां पर एक तरफ इस्लाम को मानने वालों की एक पॉपुलेशन बड़ी है और ये अमूमन, हालांकि कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन 14.92% या 14.2% के आसपास पॉपुलेशन ये मानी गई है, या पिछले डाटा के अकॉर्डिंग जो है रफ डाटा उसमें 14% से ज्यादा या शायद 2% के आसपास, 14.2% के आसपास इस्लाम को मानने वाले इस्लामिक धर्मावलंबी भारत में मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर 57 कंट्रीज इस तरीके से हैं जो कि इस्लाम को मानने वाली हैं और उन 57 देशों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। और ये जो 57 देश हैं और इनका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इनके ऊपर सऊदी अरेबिया का अपना दबदबा है। 22 अरब देशों में से सऊदी अरेबिया का अपना एक दबदबा यहां पर मौजूद है। अब भारत के अंदर क्योंकि इस्लाम है, इस्लाम जो है वो मूर्ति पूजा करने वालों को अपोज, मतलब मूर्ति पूजा का अपमान करता है, या यूं कहें मूर्ति पूजा को वो अपोज करता है, इन्हें मूर्ति पूजा को हराम मानता है और मूर्ति पूजा करने वालों को फिर जो भी आप मानेंगे। तो ऐसे में यहां एक हिंदू वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेथ्स, बहुत सारे बिलीफ्स, बहुत सारे देवी देवता हर तरीके से मौजूद हैं, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी वाली फिलॉसफी के ऊपर ये पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो बिलीव करता है। ऐसी सिचुएशन में एक तरफ इस्लाम है, दूसरी तरफ हिंदुइज्म है। यहां हिंदुइज्म आइडल वर्शिप का अपना एक पार्ट ऑफ बिलीफ मानते हैं और ये जो है ये इस्लाम को मानने वाले इसका अपोज करते हैं। और जिस तरीके से इंडिया की एक जिसे कहते हैं खूनी इतिहास शुरू से रहा है, उसे अगर आप देखेंगे तो इस्लामिक इन्वेडर्स जो थे उन्होंने दो काम किए। एक इस्लामिक इन्वेडर्स ने ये काम किया कि हमारे जो हिंदू आइडल्स थे और हिंदू टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया, और दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन किया। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन्हीं इन्वेडर्स ने हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ कन्वर्जन बहुत बड़ी नंबर में करवाए और फोर्सफुल कन्वर्जन हुए, यूं नहीं है बाय चॉइस हुए। बड़ा जो कन्वर्जन था, जैसे अगर मुजफ्फरनगर के आसपास बसे हुए जो जाट हैं उनको उनसे खुद पूछा जाए तो वो कहेंगे हाँ मुल्ला जाट हैं हम, और किसी टाइम पर औरंगजेब ने फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया। इसी तरीके से अगर आप हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर जो मेवात इलाका है, उस मेवात इलाके को भी देखेंगे तो मेवाती लोग अपने आप को कहेंगे कि हाँ हम किसी जमाने में राजपूत हुआ करते थे, बलबन के समय पर हमारा कन्वर्जन हुआ। ऐसे न जाने कितने लोग हैं या कितनी पूरी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने फोर्सफुली जिनका फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ और पूरे गांव पूरा सिस्टम ही कन्वर्ट होकर इस्लाम को मानने लग गया। बाकी इस्लामिक इन्वेडर्स ने कहीं ना कहीं जजिया लगाया और इस जजिया के दबाव में भी बहुत से लोगों को अपनी धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार करना पड़ा। इसीलिए अगर आप मोहन भागवत का स्टेटमेंट समझते हैं तो वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे लेकिन इस्लाम को मानने वाले लोग जो भारत में हैं वो भारतीय हैं, वो हमारे ही भाई बंधु हैं। उनका मतलब ये है कि किसी समय पर इन्होंने कन्वर्जन कर लिया, लेकिन अब हम सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन असलियत में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये कन्वर्टेड फॉर्म और हिंदू टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन और आइडियल वर्शिप और उसका अपोज करने वाले, यहां तक कि ये सभी मिलके एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। ये सभी मिलकर एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। ये मेन बात है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं।
अब यहीं से मामला शुरू होता है। जैसे यानी ये पूरा जो मैटर है वो इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी का है, यानी ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, यानी घरेलू मामला है। इस घरेलू मामले का विदेश नीति या विदेश से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 57 देश कहते हैं कि इस्लाम को मानने वाले हमारे मुस्लिम ब्रदरहुड का पार्ट हैं, यानी ये हमारे भाई बंधु हैं जो इस्लाम को मानते हैं। हालांकि हिंदुस्तान के यही भाई बंधु जब अरब देशों के अंदर जाते हैं तो इनके लिए पानी तक अलग रखा जाता है, इनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन नाम पर ही सही, कैसे भी सही, इन्हें इस्लाम का हिस्सा मानकर इस मुस्लिम ब्रदरहुड को एज अ वेपन, एज अ टूल टू क्रिएट प्रेशर ओवर इंडिया, क्रिएट प्रेशर ओवर इंडिया, भारत के ऊपर इस को औजार की तरह, इस्लाम को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए। कैसे? अब असलियत में मामले को समझिए। यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन देश हैं, जिनके अंदर 57 कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में एक तरफ सऊदी अरेबिया है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ईरान है और तीसरी तरफ जो है यहां पर टर्की है। असलियत में ये ही तीनों देश हैं जो इस्लामिक दुनिया पर किसी न किसी समय पर कभी न कभी राज कर चुके हैं। यहां पर सऊदी अरेबिया जो है वो शिया कंट्री है और सुन्नी कंट्री है और रिचेस्ट अमंग ऑल मुस्लिम कंट्रीज है। ये सुन्नी है और दुनिया के सभी मुस्लिम देशों में सबसे अमीर है। ईरान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शिया देश है। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया देश है। अब असलियत में सऊदी अरेबिया हुआ, ईरान हुआ, ये सारे ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करते हैं। यानी ये सारे देश जो हैं ये ऑयल और गैस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, पेट्रो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और सबसे मेन बात ये है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बायर आफ्टर चाइना, इंडिया आफ्टर चाइना इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल एंड गैस। इंडिया जो है वो ऑयल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार है, और ये मतलब इस फॉर्म में। अब आप सोच कर देखिए, लेकिन इंडिया पिछले कुछ टाइम में से भाई एक तरफ ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टिंग कंपनी कंट्रीज ने 125-130 डॉलर के आसपास, या यूं कहें कि मोर देन 120 डॉलर्स आपने पेट्रोल पर बैरल कर रखा है, जो अपने आप में काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ऐसे में इंडिया ने क्या किया, अपना जो ऑयल एक्सपोर्ट था वो रशिया की तरफ मोड़ दिया और अब रशिया इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है, जहां तक मुझे एक रफ डाटा याद है। अब ऐसी सिचुएशन में यानी मामला ये है कि जितने भी ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम देश हैं, वो सारे के सारे इंडिया से नाराज इसलिए हैं कि हम जो 120 डॉलर पर बैरल महंगा तेल बेच रहे हैं, तुम हमसे वो तेल ना खरीद कर रशिया का सस्ता तेल जो 75 डॉलर पर बैरल मिल रहा है क्यों खरीद रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के ऊपर दबाव डालने की पूरी कोशिश है, इंडिया को दबाव में लाने की कोशिश है। दे वांट टू ब्रिंग इंडिया अंडर प्रेशर, इंडिया को प्रेशर के अंदर लाकर इंडिया को ये कहना चाहते हैं कि आप हमसे तेल खरीदिए। अब ऑब्वियस सी बात है, सीधे सीधे तो इंडिया को कह नहीं सकते कि आप तेल खरीदो और सीधे सीधे रशिया का अपोज भी नहीं कर सकते, इसीलिए इंडिया के ऊपर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाता है और उस डिप्लोमेटिक प्रेशर का सीधा सीधा असर ये होता है
डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाता है और उस डिप्लोमेटिक प्रेशर से बार्गेन किया जाएगा और बार्गेन करवाने के बाद इंडिया से कहा जाएगा कि यार कुछ तेल खरीद लो, हम इस मामले को रफा दफा कर देंगे। इंडिया, यही एक कारण है, यहां से ओआईसी कंट्रीज हमेशा से इंडिया के ऊपर दबाव बनाए रखते थे। इंडिया लार्जेस्ट बायर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल या ऑयल और गैस होते हुए भी इंडिया के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि इन देशों से खरीदें। इंडिया इन देशों से खरीदने के लिए मतलब कंपल्शन में नहीं है, और क्योंकि सबसे बड़ा बायर है तो पूरी मार्केट में कहीं भी घूमे जहां सस्ता मिलेगा। लेकिन हमारे देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमेशा इंडिया के ऊपर ये दबाव बनाए रखती है। दो मामलों में खासकर, एक मामला यहां अगर आप देखेंगे तो इजराइल पैलेस्टीन वाला मामला है, इजराइल पैलेस्टीन वाला मामला है। भाई इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, पैलेस्टीन जो है इमोशनल इशू है, ये इमोशन है और ये टेक्नोलॉजी दे रहा है। प्रैक्टिकल अप्रोच तो ये है कि भैया हमें इजराइल से दोस्ती चाहिए, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो ये है इस टाइम पर इमोशनल के पैलेस्टीन। इससे अंदाजा लगाकर देखिए, इंडिया ने अंडर दिस इस्लामिक प्रेशर 1992 तक इजराइल को क्या नाम है रिकॉग्निशन तक नहीं दी थी और फिलिस्तीन को खुल के सपोर्ट करते थे, जबकि तब भी रॉ की ट्रेनिंग मोसाद से हुई है। मोसाद ने रॉ की इंटेलिजेंस एजेंसी को खड़ा करने में मदद की है। आप अंदाजा लगाकर देखिए किस लेवल पर इंडिया को इजराइल की जरूरत थी, लेकिन इजराइल, क्योंकि फिलिस्तीन इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक इमोशनल मामला रहा है और कहीं ना कहीं सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाले कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज रहे हैं, तो इंडिया के ऊपर हमेशा से एक प्रेशर बनाए रखने की कोशिश करें। आज के दिन इंडिया ऐसे प्रेशर के अंदर नहीं आ रहा, तो इस्लामिक कंट्रीज का ये भी एक तिलमिलाहट है। और अगर इस इस्लामिक कंट्रीज को और ज्यादा आप दोगलेपन में देखेंगे तो ये वही मोहम्मद बिन सलमान है जो क्या नाम है उइगुर मुस्लिम्स के मामले को खुले तौर पर कह चुके हैं कि ये चाइना का इंटरनल मैटर है, हमें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। यानी उइगुर मुस्लिम्स का मामला चाइना का इंटरनल मैटर है और इंडिया के मुस्लिम्स का मामला और इंडिया के अंदर का कोई भी मामला ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मुस्लिम उम्मा का मामला है। इसी को कहते हैं दोगलापन। क्यों? क्योंकि चाइना उनसे लगातार तेल खरीदता रहता है, इंडिया जो है अपने हिसाब से जितनी जरूरत होती है उतना तेल खरीदता है। आपका इस मामले में क्या कमेंट, आपके क्या विचार हैं वो इसमें जरूर बताएंगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इंडिया के इस इस्लामिक कोऑपरेशन का क्या जो असर है वो आपको क्या समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।